जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में वैसे टॉपिक को करने वाले हैं जो ग्रुप डी में लगातार पूछा जा रहा है और जो कॉन्सेप्ट पे आधारित है और आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो सीधा हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है और वहाँ आपको ग्रुप डी में रिलेटेड जो भी पूछा जा रहा टॉपिक वहाँ आपको सारा टॉपिक प्रोवाइड किया जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन कर जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न दिया जाता है जो ग्रुप डी में रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो आइए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या में क्या परिवर्तन होता है। तो ये टॉपिक हम ऑलरेडी आपको करा दिए, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या में क्या परिवर्तन होता है, तो ऑलरेडी आप जानते हो कि आवर्त सारणी किसे कहते हैं। तो आवर्त सारणी आप जानते हैं ना, जो तत्वों को जिसमें सजाया जाता है उसको बोलते हैं आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी में आवर्त में यहाँ पे लिखा जाना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है कि आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या में क्या परिवर्तन होगा। यहाँ पे थोड़ा सा एडिट कर लीजिए, या तो सारणी हटा लीजिएगा या आवर्त सारणी के आवर्त में कर लीजिएगा, या तो सीधा कर लीजिएगा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या में क्या परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि आयतन, आकार, परमाणु संख्या, त्रिज्या क्या होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। वर्ग में ध्यान से सुनिएगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, बढ़ता है। और इसी का जस्ट उल्टा आइएगा तो आवर्त में क्या होता है, घटता है। यानी बाएं से दाएं जाइएगा तो घटेगा। ये जो टोटल है आपको उल्टा होता है, लेकिन नोट में करके यहाँ पे हम लिख दे परमाणु संख्या क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिएगा, जैसे में सोडियम लेते तो सोडियम को तो 11, 12, 13, 14 इस तरह से क्या होता है लगातार फिर बढ़ते जाता है। तो सोडियम किस आवर्त का है, तो सोडियम का जगह सर ये तीसरा आवर्त का है, और तीसरा आवर्त में अगर आप ध्यान से देखिए तो 11, 12, 13, 14 इस तरह से फिर आगे होता है। यानी आवर्त में परमाणु संख्या बढ़ता है और ऊपर से नीचे जाइएगा वर्ग में भी तो परमाणु संख्या बढ़ता है। बाकी आकार, आयतन, त्रिज्या ये सब क्या होता है, उल्टा होता है। और इसके अलावे जो भी जैसे में आएगा विद्युत ऋणात्मक यहाँ पे आता है, और भी इलेक्ट्रॉन बंधुता आएगा। तो जो भी होता है आवर्त में क्या होता है, बढ़ता है। इसके अलावे जो भी पूछेगा क्या होता है, आवर्त में बढ़ता है। यानी इधर से इधर जाइएगा, बाएं से दाएं तो क्या होगा, बढ़ेगा। क्या इसके अलावे जो आएगा वह क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मैं पूछेगा विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता ये सब क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन पूछेगा कि आयतन, आकार, त्रिज्या क्या होता है, तो घटता है। सिर्फ परमाणु संख्या यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा। आयतन, आकार, त्रिज्या क्या होगा, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे घटेगा, और जस्ट इसका उल्टा आइएगा तो उल्टा होगा। यानी पूछ देगा कि दाएं से अगर हम लोग बाएं जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। और आयतन, आकार, त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ता है, लेकिन जस्ट इसके उल्टा पूछेगा कि वर्ग में नीचे से ऊपर जाने पे क्या होता है, तो घटता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो यहाँ पे प्रश्न जो पूछा गया था कि परमाणु संख्या में क्या परिवर्तन होगा आवर्त में, यहाँ पे सारणी हटा लीजिएगा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे, यानी इधर से इधर जाना है तो परमाणु संख्या में क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाता बढ़ता। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जो नेक्स्ट है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, इससे कथन दिया गया था और आपको बताना था निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड पूछा जा रहा है, और हम आपको NCERT जो प्रोवाइड किए थे उसमें आपको कंप्लीट हम बताए थे। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऑलरेडी हम नोट कर दें कि वायु कहने का मतलब बीरबल बोल दिए, क्या बीरबल नहीं होगा। वायु कहने का मतलब बीरल कहने का मतलब अभी आपको हम समझा रहे हैं। कांच कहने का मतलब सघन। बीरल कहने का मतलब आप सुने होंगे, मतलब दूर पे, उसका जो बीरल नहीं कहते, बीरल यानी सघन आबादी है। किसी गांव का मतलब सघन मतलब बहुत ही ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड आबादी, और बीरल कहने का मतलब उससे कम है। तो यहाँ पे जब भी अगर आप देखिएगा तो एक किसी के कंपेरिजन में होता है। जैसे में यहाँ वायु है तो कांच की तुलना में जो वायु होगा बीरल होगा, और कांच यहाँ पे सघन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांच सघन हो जाएगा। ये जो होता है कंपेरिजन में होता है। तो आप इतना याद करिएगा कि जब बीरल से सघन में जाएंगे, कोई भी चीज़
बहुत फैला से कॉम्प्लिकेटेड एरिया में जाएगा तो क्या होगा, सिकुड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप बाइक चलाते हैं मार्केट में, तो मार्केट में क्या होता है कि आप बाइक चलाइएगा तो स्लो चलाइएगा, या अगर मार्केट में आप कहीं जाते हैं तो सिकुड़ कर आप सट कर पार हो जाइएगा, निकल जाइएगा। लेकिन वही अगर आप फैला एरिया में जाते हैं तो पूरा मतलब फैल के चलते हैं, मतलब पूरा आप हाथ फैल पैर फैला के चलते हैं। लेकिन वही अगर मार्केट में यानी कॉम्प्लिकेटेड एरिया में जाते हैं, भीड़ एरिया में, तो सिकुड़ के चलते हैं। तो जस्ट यहाँ पे वही वाला रूल लगाना है आपको, यानी विरल कहने का मतलब है विरल से सघन में जाएगा, मतलब कम वाले भीड़ से अधिक वाली भीड़ में जा रहा है तो क्या होगा, सिकुड़ के जाएगा। यानी कहने का मतलब विरल से सघन में आएगा तो ये क्या होगा, तो विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, क्या होगा, सिकुड़ेगा, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। लेकिन अगर यही प्रश्न पूछा जाएगा कि सर सघन से विरल में जाएगा, तो आप बताइए कि अगर मान लीजिए कि ये अगर सघन रहता और ये विरल, ये प्रश्न पूछेगा कि सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा, इसका उल्टा होगा, क्योंकि सघन से विरल में जाएंगे तो फैलेगा यानी अभिलंब से दूर जाएगा। और प्रश्न पूछेगा कि विरल से सघन में जाएगा यानी कम वाले भीड़ से अधिक वाले भीड़ में जाएगा तो अभिलंब के ओर झुकेगा। तो यहाँ पे विरल से सघन में जा रहा है यानी अभिलंब की ओर झुकेगा, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या आ गया ऐसे, यानी अभिलंब की ओर झुकेगा। एक तो ये प्रश्न बनेगा, ये तो आप समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न बनेगा, ये है आपका लंब और एक आपतित किरण, और यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं, यानी एक ही सतह पे होते हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा। एक तो ये हो गया, और जैसे ही विरल से सघन में जाइएगा यानी कम भीड़ वाले एरिया से अधिक वाले भीड़ वाले एरिया में जाइएगा, तो अगर आप बाइक चलाते हैं तो भीड़ में जाइएगा तो आप स्लो जाइएगा, और वही भीड़ से जैसे ही आइएगा कम वाले भीड़ एरिया में तो आप क्या होगा, बाइक को तेज कर दीजिएगा। तो बस तो वही कंडीशन यहाँ लगता है कि विरल से अगर आप सघन में जाइएगा यानी कम वाले भीड़ से अधिक वाले भीड़ में जा रहे हैं तो आपका जो गति होगा क्या होगा, कमेगा, यानी मंद होगा, आपका जो गति होगा क्या होगा, कमेगा। तो प्रश्न यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िएगा, आप इतना कॉन्सेप्ट हम आसानी से बना सकते हैं। प्रश्न पूछेंगे विरल से सघन में जाएंगे तो क्या होगा, पहला कंडीशन है कि अभिलंब की ओर मुड़ेगा, दूसरा कंडीशन है कि गति है जो कम होगा। ये आप दो कंडीशन आप याद रखिए, 2-3 कंडीशन आपको हम सारा बता दें, यहाँ से जो भी प्रश्न पूछेगा आप इजीली बना सकते हैं इस तरह से सोचकर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, तो यहाँ से तो आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है, यानी कहने का मतलब ये मान लीजिए कि समतल कोई दर्पण है, यहाँ से आप यहाँ खड़ा है 5 मीटर पे, तो यहाँ पे जो आपका जो प्रतिबिंब नजर आएगा ये भी कितना दूरी पे नजर आएगा, 5 मीटर पे, यानी दोनों का जो बीच का दूरी होता है क्या होता है, बराबर होता है। यानी वस्तु दूरी और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होता है, बराबर होता है। यानी दर्पण से बात करें, यानी मान लीजिए यहाँ दर्पण है तो आपका प्रतिबिंब यहाँ आप खड़ा 5 मीटर दूर दर्पण से, तो आपका जो प्रतिबिंब नजर आएगा ये भी 5 मीटर दूर ही नजर आएगा। तो इन वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। पार्श्व में उल्टा, जब भी आप समतल दर्पण में खड़ा होकर अगर आप देखिएगा तो पार्श्व में उल्टा कहने का मतलब होता है कि बायां का दायां और दायां का बायां, बायां पे बनेगा दायां और दायां का बायां। और प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो बराबर बनता है। ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अगर आपका जो लंबाई है 5 फीट है तो आपका जो पूरा ये जो आपका बॉडी का जो लंबाई यानी शरीर का जो लंबाई, इसको देखने के लिए दर्पण कितना चाहिए, तो इसको देखने के लिए आपके लंबाई के आधा, यानी आपका जितना भी लंबाई उससे आधा लंबाई का अगर आप दर्पण लीजिएगा तो आपका पूरा जो चेहरा है आपका ऊपर से नीचे तक पूरा दिख जाएगा। ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। या तो प्रश्न ये पूछेगा कि आप मान लीजिए कि समतल दर्पण के सामने आप भी वेग से जा रहे हैं तो आप उधर से जो दिखाई दीजिएगा आते हुए 2 भी वेग से, यानी दोगुना वेग से। ये सारा प्रश्न पूछ लिया गया और पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि फोकस दूरी दुगना हो तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो फॉर्मूला से बनाना या रिलेटेड है। फोकस दूरी दुगना हो तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो यहाँ पे शायद हमको लग रहा है कि आप गलती थोड़ा सा मिस्टेक कर देंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी दुगना 3 गुना 4 गुना करता है तो जिस तरह से करता है उस तरह से आप कर दीजिए। फोकस दूरी दुगना तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा, जब फोकस दूरी 1 था तो वक्रता त्रिज्या क्या था
R/2। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 यहाँ गुना होकर चला जाएगा, 2F बराबर R। तो हम यहाँ पे पूछा गया कि फोकस दूरी दुगना, यानी पहले था F तो अब कर देना है 2F। तो F की जगह कितना रखना है, 2F। तो आप ध्यान से देखिएगा, F की जगह 2F रखिएगा तो यहाँ पर आप भी लिख सकते हैं F की जगह 2F। तो 2 गुने F की जगह 2F करना, क्योंकि पहले फोकस दूरी था F तो आप कर देना है दुगना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2F बराबर R। तो आप ये भी तो लिख सकते हैं R को, यहाँ पे R डैश निकाल रहे हैं तो 2F को आप R लिख सकते हैं, 2 गुने R, यानी R डैश जो आएगा पहले के त्रिज्या के दुगना हो जाएगा। यहाँ पे ये आपको समझना है कि दुगना या तीनों जो भी आपको निकालना है, फार्मूला के अलावे जो भी एक्स्ट्रा आता है वही गुना होता है। यानी फार्मूला में ऑलरेडी पहले से 2 लगा हुआ, ये नहीं कर दीजिएगा कि दुगना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4F, तो R क्या हो जाएगा 4 गुना। ये मत करिएगा, क्योंकि फार्मूला के जो अलावे आता है वह गुना में जाता है। 2F के बराबर तो ऑलरेडी है 2 वहाँ लगा हुआ फार्मूला में, उसके अलावे क्या एक्स्ट्रा आएगा 2, यानी कितना गुना होगा वक्रता त्रिज्या 2 गुना। या तो आप ये कह सकते हैं कि जो F है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी फोकस दूरी दुगुना करिएगा तो वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा, दुगुना होगा। फोकस दूरी 4 गुना करिएगा तो वक्रता त्रिज्या भी कितना होगा, 4 गुना होगा। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है Fe प्लस CuSO4 यानी अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था और इससे रिलेटेड हम आपको कॉन्सेप्ट भी प्रोवाइड किए थे कि आपको याद करना है सबसे अभिक्रियाशील, यहाँ पे अभिक्रियाशील तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, Pb और यहाँ पे हाइड्रोजन और कॉपर। तो जो अभिक्रियाशील अधिक रहेगा, यानी यहाँ पे जब भी आप ध्यान दीजिएगा तो कंपैरिजन में होता है, यानी तुलना में होता है। तो मान लीजिए कि मैग्नीशियम और कैल्शियम का अभिक्रिया कराना है, तो जो अधिक अभिक्रियाशील रहेगा, ऐसे भी होता है कि जो ज़्यादा ताकतवर रहता है कमजोर वाला को हटा देता है। तो यानी FeCuSO4, तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा कि जो Fe है Cu से क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे अभिक्रिया होगा, जो Fe है Cu के हटा देगा और अपने कहाँ आ जाएगा, Cu की जगह। तो Cu की जगह जब अपने आएगा तो क्या बना देगा, FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, और बच क्या जाएगा कॉपर, यानी कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित। तो Fe कॉपर को विस्थापित कर देगा, यानी हटा देगा। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। जब तक ये नहीं याद रहेगा तब तक ये प्रश्न सोल्व नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे हम अभिक्रिया लिख भी दिए हैं। नेक्स्ट जो अगला है कि 30 वाट और 50 वाट का 2 बल्ब समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, 220 वोल्ट की सप्लाई देने पर तेज चमकेगा, यानी कौन सा जो बल्ब है तेज चमकेगा, 30 वाट के या 50 वाट के। तो जब भी इस तरह के प्रश्न पूछेगा समांतर क्रम, यानी समांतर क्रम कहने का मतलब घर में, तो घर में आप कभी बचपन में बल्ब जाकर लगाए होंगे कि जब भी प्रकाश कम देता तो हम लोग कहते हैं कि 200 वाट का बल्ब लगाओ। 100 वाट वाला क्या कम प्रकाश दे रहा है, तो हम लोग कहते हैं 200 वाट वाला बल्ब लगाओ रे, बड़ी ज़्यादा लाइट देता हो, इस तरह से बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि अधिक वाट वाला जब समांतर क्रम में, जो घर में जो वायरिंग रहता है वो समांतर क्रम में रहता है। तो जब भी समांतर क्रम में बात करेगा तो हम लोग घर में जाएंगे, तो घर में क्या होता है कि अधिक वाट वाला अधिक चमकता है और कम वाट वाला कम चमकता है। तो यहाँ पे जो अधिक वाट वाला रहेगा अधिक चमकेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक और टॉपिक यहाँ पे याद रखिएगा पॉइंट, श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में होगा, धारा समान होता है और वोल्टेज अलग अलग होता है, लेकिन जस्ट इसका उल्टा होता है। आप इसलिए इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि दोनों पॉइंट को याद रखते हैं। आपको सिर्फ एक पॉइंट को याद रखना है, या तो श्रेणी क्रम वाला या तो समांतर क्रम वाला। श्रेणी क्रम में याद रखिएगा कि धारा समान होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है, और जस्ट इसी का उल्टा होता है समांतर क्रम। यानी समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज समान होता है और धारा अलग अलग होता है, यानी इसी का उल्टा होता है। श्रेणी क्रम का उल्टा कौन होता है, समांतर क्रम, और समांतर क्रम का उल्टा श्रेणी क्रम। तो आपको कोई एक ही पॉइंट को याद रखना और याद रखने को उसका उल्टा होता है। तो श्रेणी क्रम में धारा समान, वोल्टेज अलग अलग, और समांतर क्रम में वोल्टेज अलग अलग, वोल्टेज समान और धारा अलग अलग। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है कि 220 वोल्ट को 15 एम्पीयर वाले धारा में जोड़ दिया जाता है तो 50 वाट के कितने बल्ब जलेगा।
तो सबसे पहले आपको यहाँ पे निकालना होगा P। P क्या निकालना होगा? शक्ति। तो P निकालने के लिए फार्मूला होता है P बराबर VI। तो V दे दिया गया है 220 वोल्ट और I दिया गया है यानी धारा 15 एम्पियर। तो P बराबर VI होता है, तो दोनों को गुना करेगा तो कितना आ जाएगा? 3300 वाट। तो 100 वाट के कितने बल्ब जलेगा? तो इसको हम भागा दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 33। यहाँ से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और पूछा गया कि कौन निम्नलिखित में से सही नहीं है। V बराबर IR से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा गया और डेली रेगुलर प्रश्न पूछ रहा, तो आप इसको याद ही रखिएगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट ए पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो V बराबर IR होता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं। V रहने देंगे, ये जो गुना में इसको बटा में कर देंगे, तो यहाँ पे हम ये भी तो लिख सकते हैं कि R बराबर V बटा I। या तो ए लिखेंगे या तो हम ये भी कह सकते हैं कि V I को रहने देंगे और R को बटा में भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी I बराबर V बटा R। ये तीनों पॉइंट अपने आप में क्या है? सही है। या तो V बराबर IR लिखिए, या V बटा I बराबर R लिखिए, या V बटा R बराबर I लिखिए। तीनों पॉइंट अपने आप में सही है। और एक जो ऑप्शन देगा I बराबर जो ऑप्शन देगा VR, तो यही क्या होता? गलत होता, क्योंकि ये सही नहीं होगा। तो आपको रिलेशन निकालना आना चाहिए। जिस दिन आपको फिजिक्स में रिलेशन निकालने आ जाएगा, आप उस दिन से नॉर्मिकल आसानी से बना सकते हैं। रिलेशन कैसे निकलता है वो अभी आप समझिए। जैसे में P बराबर VI है, तो इतना तो लिख दिया, लेकिन इससे पूछता निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो P बराबर VI होता है। तो यहाँ से हम ये भी तो कह सकते हैं कि P बराबर V बराबर क्या लिख सकते हैं? IR। तो जैसे V बराबर IR लिखिएगा और पहले से I, तो I गुना कर जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे? I स्क्वायर R, ये लिख सकते हैं। तो यानी P बराबर ये भी फार्मूला होता है। तो जब भी रिलेशन धारा और प्रतिरोध में देगा, वो बोलेगा कि शक्ति कितना होगा, तो ये फार्मूला लगेगा। और जब वोल्टेज और धारा देगा तो पूछेगा शक्ति कितना होगा, तो ये फार्मूला लगेगा। और हम ये भी तो कह सकते हैं कि P बराबर जब VI होता है, तो हम I बराबर भी तो रख सकते हैं कि सर कहेंगे कि I बराबर V बटा R। ध्यान से देखिए, एक गुना में है तो R को हम बटा में भेज दिया, Y इधर आ गया, तो I बराबर V बटा R। तो I बराबर भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो I बराबर आप क्या लिखिएगा कि V बटा R, तो V से V गुना होगा, यानी V स्क्वायर बटा R। ये भी फार्मूला पूछा गया, सारा पूछा गया, हम आपको वही बता रहे हैं जो अभी ग्रुप डी में पूछा जा रहा है। तो V स्क्वायर बटा R। तो यहाँ पे जब वोल्टेज और प्रतिरोध देगा, तो अगर बोले कि शक्ति कितना हो, तो ये फार्मूला लगाएंगे, ये हो गया। लेकिन आप ये भी तो कह सकते हैं कि सर यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, सारा तो आपको बता दिए P बराबर VI, इससे 3 रिलेशन निकाल कर बता दिए। तो इसी तरह सब सारा रिलेशन निकालिएगा। मास्टर फार्मूला आपको याद रखना, जैसे मास्टर फार्मूला इसका क्या हो गया? P बराबर VI। इसका मास्टर फार्मूला क्या हो गया? V बराबर IR। तो ये आपका मास्टर फार्मूला हो गया। और यहाँ सब जितना रिलेशन निकालना चाहते हैं आप निकाल सकते हैं। एक इससे भी रिलेटेड पूछा जाता है, R बराबर रो LY A। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा है, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। ये लंबाई है और क्षेत्रफल और ये प्रतिरोध है। यहाँ से पूछेगा कि लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। तो हम जब भी बोले कि जैसे में यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, R बराबर रो LY A, तो जो L है R के क्या है? डायरेक्टली है। तो यहाँ लंबाई दुगना, तो R भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। लेकिन वहाँ जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें ध्यान से पढ़िएगा कि आयतन का तो परिवर्तन नहीं ना कर रहा है, या आयतन बिना परिवर्तन कर रहा है। तो प्रश्न को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, नहीं तो आप इजीली गलत कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट जो पूछा गया कि C3H4 क्या है, ये आपको हम ऑलरेडी इससे वीडियो रिलेटेड बना दिए हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा मिनट का वीडियो नहीं होगा, 14 से 15 मिनट का वीडियो होगा। वो सारा आपको कॉन्सेप्ट में उसको बता दिया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ये सब सारा आपको कंप्लीट बता दिए। तो ये देखिए C3H4 क्या है, तो ये किस पे सूट करेगा। तो यानी CN बराबर कितना लेना है? 3। जो C के जगह लगा रहेगा वही क्या होगा? N बराबर 3। तो इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस वाले कंडीशन पर आएगा क्या? C बराबर अगर आप 3 रखिएगा तो 3 दूनी 6 और 2 8, यानी जब C बराबर 3 रखिएगा तो कितना आ जाएगा? H बराबर 8। यानी ए वाला कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, तो यानी यह एल्किन का सूत्र होता है। यानी कहने का मतलब एल्किन नहीं है, एल्किन नहीं है। एल्किन पे देखिएगा तो CN2N, यानी जितना भी N रहेगा उसका दुगना हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर 2N यहाँ पे है तो ये भी एल्किन पे भी काम नहीं करेगा। एल्काइन पे देखते हैं, यानी ये भी गलत हो गया। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2,
तो n बराबर 3 रखिएगा, तो n बराबर जब 3 रखिएगा तो h बराबर 3 दूनी 6 माइनस 2 बराबर 4, यानी इस पे क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। तो यहाँ पे जिसका जो आंसर होता है एल्काइन होता है। तो इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि धोवन सोडा में पानी का मूलकल यानी अणु है, कितना अणु है, पानी का कितना अणु है धोवन सोडा में। तो यहाँ पे फार्मूला आपको याद रहे, इजीली आप बना सकते हैं। तो धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2। तो कितना अणु है, 10 भाग, कितना भाग है, 10 भाग। जैसे में नीला थोथा पूछेगा, इसका सूत्र क्या होता है CuSO4 5H2O। सफेद थोथा, इसका सूत्र क्या होता है ZnSO4 7H2O। हरा थोथा FeSO4 7H2O। तो इसमें पूछेगा पानी कितना, तो 5, इसमें 7, इसमें भी 7। तो इस तरह से आपसे फार्मूला सीधा पूछा जाता है, आप इसको याद रखिएगा। और भी यहाँ पे फार्मूला जिप्सम CuSO4 2H2O। तो जिप्सम में कितना होता है, 2 भाग, यानी 2 अणु। पानी जो है, पानी कितना अणु, पानी का कितना अणु है जिप्सम में, 2। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनता है, सॉरी उल्टा बोल दिए, जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब जिप्सम को 120 डिग्री सी पे गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ये पूछा गया कि कितना डिग्री सी पे जिप्सम को गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो वहाँ पे केल्विन में दिया गया था, तो केल्विन में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होता है कि 273 जोड़ना होता है। तो जैसे ही 120 में 273 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 393 केल्विन। तो वहाँ पे दिए गए था ऑप्शन में 393 केल्विन, और सी में 120 डिग्री सी। तो यानी पानी, जिप्सम को जब आप गर्म करिएगा तो पानी क्या होगा, भाप बन के कुछ उड़ेगा। तो भाप बन के कुछ उड़ेगा, यानी कहने का मतलब पानी की मात्रा कमेगा। तो CuSO4 2H2O है। तो जैसे ही जिप्सम को आप गर्म करिएगा तो क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पानी की मात्रा आधा हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, CuSO4 हाफ H2O, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, या तो आप ये बोलिए या तो आप ये भी बोल सकते हैं CaOCl × Cl। खाने वाला सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। बूझा चूना, तो बूझा चूना कहने का मतलब जैसे में कोई मान ली बहुत ज़्यादा आग की तरह धधक रहा है तो बुझाना उसको, उस पर पानी डालेंगे तो बूझा हुआ चूना। तो बूझा हुआ चूना पानी में होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो बूझा हुआ चूना का सूत्र हो जाएगा CaOH को हाइड्रोजन 2, और बिना बूझा हुआ चूना यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ये सब सारा आप याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से जो मांग वक्र है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। मांग वक्र से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।